सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। थोड़ा लेट हो गया नहीं? आवाज थोड़ा कम है क्या? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज थोड़ा ठीक कर दे। सामने रखे हैं। हाँ, आवाज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हेलो। अभी ठीक है? आवाज आ रहा है सबको? ये बोर्ड तो लगता है काम करेगा ना उसके जैसा। वो है, रिमोट है। अच्छा, मंगवा लीजिए। साउंड खत्म नहीं है? इस बोर्ड में लगता है काम करेगा। 136 से होना है ना? स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा है? क्या होगा? उच्च वर्ग। देखिए, शिक्षा का योगदान हमारे संविधान में भी दिया गया है, संवैधानिक रूप से भी इसको प्रदान किया गया है। जैसे शिक्षा का अधिकार आपको दिखेगा आर्टिकल कितना में? 21 का एक क्या है? फंडामेंटल राइट, है ना। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार जो भाग 3 का विषय है, जिसमें आर्टिकल 25 से 35 तक की व्याख्या की गई है, जो ब्रिटेन में बना था। इसको अडेप्ट किया ब्रिटेन से यूएसए, और यूएसए से अडॉप्ट किया भारत। उसमें शिक्षा का अधिकार की चर्चा है आर्टिकल 21 का ए में। इसके अलावा बात करेंगे आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45, जो डीपीएसपी का विषय है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक का, तो जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो भाग 4 में विषय है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की इसकी व्याख्या करता है। उसमें है आर्टिकल कितना? 45। फिर आपको मिलेगा आर्टिकल 51 का ए का 11वां पॉइंट। कैवा पॉइंट? जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया गया था और 2010 में इंप्लीमेंट हुआ था, है ना। मतलब 86वां संविधान संशोधन आया 2002 में, और ये लागू हुआ पूर्ण रूप से 2010 में। तो ये 3 जगह पर आपके पास शिक्षा का अधिकार दिखता है, ठीक। इसके अलावे जब हम लोग बात करते हैं सूची का, तो हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची है। कैवी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितना है? कुल अनुसूचियों की संख्या 12। तो 12 में पारों का याद है? पहला वाला में संघ, और दूसरा वाला में वेतन भत्ता और पेंशन, तीसरे वाले में शपथ, चौथे वाले में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5 में एसटी एससी के प्रशासन के बारे में, 6 में, छठा याद रखना है, एटीएम में मनी नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन के बारे में चर्चा, 7वें में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें 3 प्रकार की सूची है। कितना? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो संघ सूची पे कुल विषय कितने? 100। राज्य सूची में कुल विषय कितने? 61। और समवर्ती सूची में कितने? 52। कुछ ऐसे विषय थे जो सिर्फ राज्य का विषय था, जो शिक्षा था, लेकिन उस विषय को समवर्ती सूची में ला दिया गया है। 5 विषय थे जिसको समवर्ती सूची में कन्वर्ट कर दिया गया। उसमें से एक कौन है? शिक्षा। यानी पहले के समय में ये जो शिक्षा था, ये किस विषय का था? राज्य सूची का विषय था। वर्तमान में शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो लिख लेना है, वर्तमान में ये क्वेश्चन पॉलिटी का बनेगा फिर वहां पर। तो लिख लेना है, शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है। लेकिन यह पहले किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। ये भी याद रखना है, लिख लीजिएगा, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, परंतु परंतु अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब इस शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। अब ये शिक्षा विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। हो गया?
देखिए यह प्रावधान लिखते चलिए, यह प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976, यह संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह प्रावधान, ये जो प्रोसीड्यूर है, यह प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नोट करके एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, समवर्ती सूची का विचार, समवर्ती सूची का विचार, धीरे बोले, अच्छा ठीक, लिख लिए पहला पॉइंट उसमें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, हो गया नहीं हुआ, लिख लीजिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, हो गया क्या? उसका लिखिए समवर्ती सूची का विचार, समवर्ती सूची का विचार, समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, डायरेक्ट लिखिए ना, उतना समझ जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार कहां से? आगे बढ़े, क्या क्या, फिर से बोलिए जल्दी जल्दी। ये हम बोले कि 2086 में संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट बना वो बना 2002 में, लेकिन लागू जो कराया गया वो लागू किया 2010 में लागू होता, बनकर तैयार हो जाता। जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में बनकर तैयार, लेकिन लागू हुआ 93 में। 74वां संविधान संशोधन 92 में बनकर तैयार, लागू हुआ 94 में। तो वो लागू हुआ कब, उसके बारे में, जैसे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज का थोड़े पहले से चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या किया गया है, पूरी रूप से लागू, बनकर तैयार होना, कानून बन गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है, वो चीज है। आगे बढ़े, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, हो गया। वर्तमान में शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं जिस पर कानून बना सकता है? 52, कितना, फिर क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया है, क्या दिक्कत है? अरे भाई ये अलग है, वो जो बता रहे हैं वो अलग है। आपको ये समझ में होना चाहिए कि ये हमने आर्टिकल के बारे में बताया। अच्छा कोई बात नहीं, इनका समस्या, इनका सॉल्यूशन करना मेरा कर्तव्य है। ये जो आपका है ये अनुच्छेद हमने बताया कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 का ए में शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में चर्चा है, चाहे वो 6 से 14 वर्ष तक के लिए हो या 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए हो। आर्टिकल 45 में है डीपीएसपी, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को अधिकार प्रदान करता है, वो आर्टिकल हमारे 45 में है। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट में दावा कर सकते हैं, साफ सुथरा बात किया है आर्टिकल 37 में, और 37 में ये बात क्या है कि डीपीएसपी को न्यायालय में आप ले जाने योग्य बातें नहीं है, तो आर्टिकल 45 के तहत इसको ले जा पाइएगा। इसलिए तो संविधान संशोधन करके 2 आर्टिकल और जोड़ दिया कि अब करिए। अब अगर आप शिक्षा नहीं दीजिएगा तो सीधा घसीटेंगे आर्टिकल 32 के तहत कहां, सुप्रीम कोर्ट, या 226 के तहत कहां, हाई कोर्ट। तो पहले ये तो 45 में था ना डीपीएसपी में, अब उसको डाल दिया 21 का ए का फंडामेंटल राइट में, इसके अलावा डाल दिया 51 का इसमें 86वां संविधान संशोधन करके। ये हमारा अनुच्छेद है, लेकिन इसके अलावा जो चीज यहां पर छूट गया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अलग से प्रोसीड्यूर बनाया है जिसको हम लोग अनुसूची कहते हैं, और उस अनुसूची की संख्या है 12, और समय समय पर उसमें भी बदलाव होने की संभावना रहती है। उसमें 7वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच का क्या है, शक्तियों का बंटवारा, और यही चीज हम लोगों को संघीय शासन प्रणाली का द्योतक है। ये अगर आपसे पूछेगा कि भारत संघीय शासन प्रणाली है कि नहीं, इसमें है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन जब न्यायपालिका की बात होगी तो न्यायपालिका एकीकृत है ना, वो एकीकृत मतलब एकात्मक है, उसमें किसी भी प्रकार का इस तरह का चेंजिंग जो है वो नहीं है। यानी हमारे यहाँ दोनों चीज है, संघीय शासन प्रणाली भी है और एकात्मक भी हम लोग को देखेंगे। न्यायपालिका देखेंगे तो एकात्मक, और शासन प्रणाली देखेंगे कार्यपालिका वगैरह तो संघीय प्रणाली। आप लोग का क्वेश्चन भी आता है अर्ध संघीय, संघीय आता है ना। तो हमारे अनुसूची, ये अनुसूची है वो आर्टिकल है। इस अनुसूची में जो 7वां अनुसूची है उसमें बताया कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, उसमें 3 प्रकार का सूची दिया गया स्पष्ट रूप से कि संघ विषय पे कानून सिर्फ राज्य बनाएगी, केंद्र बनाएगी, राज्य विषय पे कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी, और एक ऐसा विषय होगा जहां केंद्र और राज्य
दोनों का अधिकार होगा। तो ये जो राज्य सूची का ये जो शिक्षा है, पहले सिर्फ राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब संविधान बनाने वाले लोगों को लगा कि नहीं, इसको राज्य सूची का विषय नहीं बल्कि केंद्र का भी होना चाहिए, सिर्फ केंद्र का भी नहीं बल्कि राज्य का भी होना चाहिए, इसलिए इसको डाल दो कहां पर, समवर्ती सूची में डाल दिया। यही तो बोले। और उसके द्वारा जो प्रोसीड्यूर जोड़ा है वो संविधान संशोधन 42वां से जुड़ा हुआ है, 1976 से जुड़ा हुआ है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल क्लास देखिए। आगे बढ़े, तो पता चला ये लिखे हैं कि नहीं, बहुत लोग नहीं लिखे होंगे। आप लिखे हैं? झूठ लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब आवाज कर रहा है, अभी भी रुक सकता है नहीं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया है? राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जो 1885 से 1947 के दशक में देखने को मिला था। और हम कुछ प्रैक्टिस करवाए थे 1920 तक, याद है? तो बताइए जल्दी से कि 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत अधिवेशन 1907, हिंदुस्तान का पहला बम कांड 1908, खुदीराम बोस थे ना इसमें। और 1908 में ही एक व्यक्ति को जेल दिया गया था, किसको? बाल गंगाधर तिलक को ना, 6 साल के लिए मांडले जेल। कौन सा जेल? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हाँ, अच्छा ठीक, आप हैं, हमको नहीं पता था, धन्यवाद। ठीक है, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। अब सरकार की पोल खुल गई। पहले राजधानी था कहाँ? कोलकाता से हो गया कहाँ? तो राजधानी परिवर्तन की घोषणा कब किया? 1911। और कर दिया कब? 1912। गदर पार्टी की स्थापना 1913। सैन फ्रांसिस्को ना, अमेरिका में है ना, लाला हरदयाल ना, सोहन सिंह भाकना ना। प्रथम विश्व युद्ध 14 से कितना साल? महात्मा गांधी का भारत में प्रवेश तारीख कितना था? कौन सा दिवस मनाते हैं? NRI डे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, भारतीय प्रवासी दिवस, जो इस बार मनाया गया कहां? भुवनेश्वर। कहां मनाया गया? कितने साल पे मनाते हैं? इससे पहले कहां मनाया गया? सबसे स्वच्छ शहर कौन? क्लियर ना? उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन? अंबिकाचरण। और उसमें कांग्रेस में जो 2 भाग बट गया था, उसमें दोनों आके क्या हो गया? पहला सत्याग्रह भारत के संदर्भ में 1900, चंपारण सत्याग्रह, 3 घटिया पद्धति, 3 बेटा 20 भूमि पर नील की खेती, राजकुमार शुक्ला का बुलाना, महात्मा गांधी का सफल आंदोलन करना, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपाधि देना। कौन सी उपाधि? महात्मा। किसको दिया? 1918 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद, दोनों ना। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 1900। मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड सुधार अधिनियम 1900। रॉलेट एक्ट 1919। जालियांवाला बाग 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। और खलीफा शब्द को समाप्त किया 1924। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। और चौरी चौरा के द्वारा उसको वापस लेना 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 इलाहाबाद में। कहां पर? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन। कौन सा पार्टी? और HRA की स्थापना कब? 1900। कानपुर में। कहा हुआ था? सचिंद्रनाथ बंदी सचिंद्रनाथ साइनियाल का बायोग्राफी है बंदी जीवन। तो बंदी जीवन का संबंध किससे? सचिंद्रनाथ सान्याल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से? HRA।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। कहां पर? कानपुर। और इसी को बाद में कर दिया 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिरोज शाह कोटला, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, यही ना क्रांतिकारी संगठन था। और आर्थिक मंदी आई 1929 में। फिर 1925 में हो गया काकोरी घटना। कौन घटना? काकोरी था ना, 8 डाउन सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया था। इसको इतिहास में क्या कहा गया? साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ कब? 1900 साइमन कमीशन भारत आया कब? 1900। तो साइमन कमीशन में कितने भारतीय? अभी तो कहीं कहीं उड़ते हुए नजर आया 7। 7 था किसमें? किसमें 7 था? साइमन कमीशन में 7 नहीं था, 3 था। साइमन कमीशन में कितने लोग थे? थे ना। तो फिर बदल कैसे दिए स्टेटमेंट आप लोग? साइमन कमीशन बना कब? 27 में। भारत आया कब? जवाहरलाल नेहरू भी विरोध किए, लेकिन वो बहुत चालाक थे, विदेश मंत्रालय मिला ना, धीरे धीरे बोल रहे थे, है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। देखे पुलिस है चुप, है ना। साइमन को बोल रहे थे, जब देखे पुलिस है तो क्या हो गया? चुप। लाला लाजपत राय एकदम गर्म मिजाज के, साइमन पैर हाथ उठा, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। पुलिस को दिख गया, अच्छा वही चल साइड में लो। साइड में ले जाकर खूब मार धोया। किसको? लाला लाजपत राय। तब डायलॉग मार दिए, मेरे सर पर किया गया लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के तबूते का कील साबित होगा, यही ना। और स्कॉट नामक व्यक्ति था जो इसका ऑर्डर दिया था। इसको पता था कि मेरा आएगा HSRA वाला सब लोग, है ना, और आके धोएगा सबको। धोया भी, लेकिन निशाना मारा कहीं और, लगा कहीं और, कर दिया सॉन्डर्स की हत्या। तो 1929 में आर्थिक मंदी हो गया था। 1930 में हुआ दांडी यात्रा। कौन यात्रा? 12 मार्च 1930, साबरमती से दांडी। साबरमती से 78 प्लस 1 लोग, 78 प्लस 1 लोग, 1 लोग मतलब कौन? महात्मा गांधी। 24 दिन तक, कितने दिन तक? यही था ना। और बाद में यही बन गया असहयोग। असहयोग, चूंकि इसी समय में हो गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब? और गांधी इरविन समझौता कब? 1931। और कम्युनल अवार्ड कब? 1932। सांप्रदायिक पंचायत कब? 1932। पूना पैक्ट कब? 1932। दूसरे वाले में महात्मा गांधी गए थे? गए थे ना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया था ना। पहला वाला में गया था, लास्ट वाला में गया था, नहीं ना गया था? पक्का? तो कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तीनों कहां पर हुआ था? लंदन। किस में महात्मा गांधी गए थे? क्लियर है? दूसरी बार फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1932। 1900 एक बार हुआ 1930, 1932 में उसको वापस लिया, जेल कर दिया। और दूसरी बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया कब? क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, असहयोग अब ठीक कर दिए हैं उसको। हाँ हाँ, आप ठीक कर दिए हैं, आप ठीक कर दिए उसको। दूसरा बार में ठीक कर दिए थे ना, हमको लग गया कि कहीं कुछ छूटा है। तो पहला बार 1930, दूसरा बार 1932। अब पूर्ण रूप से इसको विराम मिला 1934, जब दरभंगा में क्या आया था? भूकंप। दरभंगा में क्या आया था? दरभंगा में भूकंप। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आ गया, जिसमें प्रांतों को द्वैध शासन को खत्म करके केंद्रों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, यही था ना। अब जगह भर गया, फिर अगले बार में आएंगे। ये राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा क्रम है जो आप लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बस गया क्या? हाँ, हमको लगा ठीक हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आ गए हम लोग अपने अगला। भारत में शिशु हत्या को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया है? 1870 लिख लीजिए। भारत में शिशु हत्या को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया है? ऑनलाइन वाले लोग तैयार रहेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, शेख अब्दुल्ला ने किस कन्या विद्यालय की स्थापना की थी? अलीगढ़ गर्ल्स स्कूल 1906। 1906 याद रखिएगा। ये जो शेख अब्दुल्ला का नाम दिख रहा है आपको, शेख अब्दुल्ला हिंदू है कि मुस्लिम? हिंदू है कि मुस्लिम? हिंदू। शेख अब्दुल्ला काश्मीरी ब्राह्मण है। शेख अब्दुल्ला, क्या कंफ्यूजन है? नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान का नाम है सूर्य नारायण मिश्रा। मिश्रा जी हैं, सूर्य नारायण मिश्रा, एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण। क्या हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो शेख अब्दुल्ला हो गया कौन? काश्मीरी मुस्लिम, काश्मीरी हिंदू हो गए। तो शेख अब्दुल्ला ने किस कन्या विद्यालय की स्थापना की थी? 1906 में अलीगढ़ गर्ल्स, लिख लीजिएगा 1906। 1906 नाम बदल दिया, वो उससे पूछना पड़ेगा। समय के साथ, वक्त के साथ हर चीज क्या होता है। अब देखिए आप लोग को एक चीज साफ सुथरा बात बता देते हैं, फिर से हम अपना डायलॉग मार रहे हैं। आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीच रास्ता में चलते चलते मंजिल एकदम दिख रहा है, वहां तक जाना है, बीच में बहुत सारी भटकाएं आएगी, और उस भटकाव में अगर घुस गए तो आपका कहानी क्या है? खत्म। लाखों लोग अभी तैयार है कि इस बार हमको टीचर ले लेना है, क्योंकि लाखों लोगों का हो चुका है। लेकिन जिसका जिसका हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपके पास खतरा और क्या है? ज्यादा। ऐसा नहीं समझिए पहले वाला ले लिया तुरंत सबका हो गया तो आपका भी हो जाएगा। अब छटनी विधि शुरू हो जाएगा, अब सरकार का काम खत्म है, इस बार इलेक्शन हो जाएगा, उसका तो आपको बैठा देगा। तो चुनौती और ज्यादा क्या है? ज्यादा है। तो नाम क्यों चेंज किया, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर है तो आपको क्या करना है? गूगल बाबा की जय हो। कुछ बाबा चेंज करना। मुर्शीद कुली खान ने, जो दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, नाम क्यों चेंज किया? तो तुरंत लिखेगा कि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उनको चेंज करने के लिए बाध्य किया गया, जिसके कारण वो बाध्य हो। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे हिंदू तो जो थे ओरिजिनलिटी में अभी नहीं है, बल्कि परिवर्तित मुसलमान है या परिवर्तित हिंदू इस टाइप का है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। नेटिव मैरिज एक्ट लिख के कॉपी फाड़ देना, एकदम क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेटिव मैरिज एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? केशव चंद्र सेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, इसमें पॉइंट कुछ लिखिए। केशव चंद्र सेन ने भारतीय संघ की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने, एकदम धीरे धीरे लिखाएंगे, केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ की स्थापना की। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट को, नेटिव मैरिज सर्च कर लीजिएगा, उतना याद थोड़े है हमको, सब चीज याद रहेगा, हम तो गूगल बाबा नहीं हो जाएंगे। लिख लीजिए, नेटिव मैरिज एक्ट को सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे लागू किया था 1872 में, ठीक ना? लागू किया था कब? 1872 में। देख लीजिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट को सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। सिविल मैरिज एक्ट, जैसे आप पढ़ के गए नेटिव मैरिज एक्ट, एग्जाम में आ गया सिविल मैरिज एक्ट, तो कंफ्यूजन नहीं लाना है। नेटिव मैरिज एक्ट ही क्या है? सिविल मैरिज एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा लड़के और लड़कियों की, इस अधिनियम के द्वारा लड़के और लड़कियों की विवाह की उम्र को निर्धारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़के और लड़कियों की विवाह के उम्र को निर्धारित किया गया था। विवाह के उम्र को निर्धारित किया गया था। लिखे? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट जोड़ लीजिए उसमें। लिखिए, कितना था विवाह का उम्र? 18 लड़का का और लड़की का
14। तो लिखिएगा साल 1929 में जब आर्थिक महामंदी आया था, जब सती प्रथा का, नहीं वो तो 1829 में था, सॉरी, आर्थिक मंदी सही है 1929। तो लिखिएगा साल 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम, साल 1929 में, 1929 का बात कर रहे हैं, बाल विवाह निरोध अधिनियम, लिख दें निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत जिसके तहत जिसके तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, जिसके तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, 14 ईयर्स, 14 वर्ष, और जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी। लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी। हो गया। फिर अगला पॉइंट, साल 1955 में, वर्ष 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। साल 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु, जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु, जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु, ठीक है, 18 साल, जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़कों की न्यूनतम आयु 21 साल तय की गई। 21 ईयर्स, 21 साल तय की गई 1955 का अधिनियम के द्वारा, ठीक। 21 साल तय की गई, किसकी? लड़कियों का कितना? फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, साल 2011 में, तीसरा पॉइंट, साल 2011 में केंद्र सरकार ने पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी का, पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी का वैधानिक आयु, वैधानिक नहीं लिख पा रहे हैं, वैधानिक, अरे आ गया, वैधानिक होगा ऐसे, वैधानिक, जैसे संवैधानिक लिखते हैं ना, वैधानिक आयु, वैधानिक आयु 18 साल से बढ़ाकर कितना साल बोलिए? हाँ, 21 साल कर दिया। बराबर लड़कों का बराबर कितना होगा बोलिए ना, तो वहां तो लिखा हुआ 21 साल कर दिया गया। नहीं समझे? समझ गए? सिर्फ इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये नेटिव मैरिज एक्ट याद रखना है, लड़कियों का उम्र था 14, लड़कों का उम्र था 18। फिर 1955 के द्वारा लड़कियों का उम्र कर दिया 18 और लड़कों का उम्र कर दिया 21। 2011 के संशोधन में बोला नहीं, लड़की पीछे नहीं रहेगी, लड़की लड़का के साथ चलेगी, तो दोनों का उम्र कितना? 21। बाल विवाह किस निषेध अधिनियम, किसको निरस्त करके? आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है सर आपका। उन्नीस को तो निरस्त किया गया था, उसमें बोला था कि इसको हटाकर फिर नए प्रावधान जोड़ा गया था।
और अभी 2011 तक का प्रावधान हम लिखा दिए होती। पीछे भी आप लोग को पता है एक माइक देना पड़ेगा, नहीं एक माइक रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। इसको जरूरत है लेके बोल देगा क्या, लेकिन कुछ भी ना बोलने लगा, ऊ करने लगेगा सब लोग, फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं फिर फंसते रहो कहाँ है। हो गया ये, आगे बढ़े। तो वर्तमान में लड़कियों का उम्र लड़कों का उम्र दोनों शादी के लिए क्या कर दिया है, कितना। पहले तो छोटे उम्र में विवाह हो जाता था, नहीं होता था, इसलिए बच्चों की संख्या ज्यादा की कम, ज्यादा। 8 8 9 9 10 10 11 12 15 20 40 बच्चे होते थे उसमें। सही बात है। महिला परिषद का पहला सम्मेलन हुआ था कब, 1904। देख लीजिए 1904 महिला परिषद का पहला सम्मेलन 1904 में हुआ था। इसमें कुछ ऐड कर दीजिए पॉइंट। भारत महिला परिषद की स्थापना, भारत महिला परिषद की स्थापना, भारत महिला परिषद की स्थापना रमाबाई रानाडे, रमाबाई रानाडे, रमाबाई लिख दें, यहां लिख देते हैं रमाबाई रानाडे, रमाबाई रानाडे के द्वारा हुआ था, रमाबाई रानाडे के द्वारा हुआ था। हो गया, रमाबाई रानाडे के द्वारा हुआ था। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक, पहली बैठक, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक 1910 में हुई थी, 1910 में इलाहाबाद में हुई थी, 1910 में इलाहाबाद में हुई थी, जिसे जिसे सरला देवी, जिसे सरला देवी, सरला, जिसे सरला देवी, जिसे सरला देवी चौधू रानी ने बुलाया था, चौधू रानी, यहां लिख दिए, जिनको दिक्कत होगा देख लीजिएगा। सरला देवी चौधुरानी ने बुलाया था, सरला देवी चौधुरानी ने बुलाया था भारत स्त्री मंडल, सरला देवी चौधुरानी ने बुलाया था। हटा दें, अब थोड़ा बहुत जो छूटे ना आसपास मित्र लोग से थोड़ा सहयोग लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, जो एक मुगल वंश का अंतिम दूसरा शासक था। तो राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड। ये एससीईआरटी का लाइन है, देखिए क्या लिखे हैं राजा राम मोहन राय, प्रत्येक स्त्री को पुरुषों की तरह अधिकार प्राप्त हो। अभी 2011 का वही ना पढ़े, भारत सरकार के द्वारा, प्रत्येक स्त्री को पुरुषों के जैसा अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि स्त्री ही पुरुष की क्या है, जननी है। पुरुष को जन्म देने वाला भी कौन है, स्त्री एक माता है। हमें हर हाल में स्त्री का क्या करना चाहिए, सम्मान। तो ये सभी का फर्ज है कि स्त्रियों का क्या करें, सम्मान। और जिनको लगता है कि स्त्रियों का सम्मान नहीं करें, इसका मतलब है वो अपनी माता का सम्मान नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो अपनी बहन का सम्मान नहीं करता है। तो स्त्रियों का सम्मान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो स्त्री आपकी माता भी हो सकती है, वो स्त्री के रूप में, वो स्त्री के रूप में वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, काकी दादी सब हो सकती है। तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं, नहीं बोल रहे हैं आप लोग। हम ही थोड़े बोल रहे हैं कि आप प्रेम मोहब्बत मत कीजिए, अरे उसमें भी तो स्त्रियां एक पत्नी हो सकती है, स्त्रियां एक प्रेमिका भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। हम बोल रहे हैं सम्मान करने, जैसे लड़की को बोले तुम बहुत खूबसूरत लगती हो यार, तो इसमें कोई बुरा बात है। लड़की अगर बोल दे कि आइंदा मत बोलना, तो नहीं बोलेंगे, सम्मान करते हैं तुम्हारा, नहीं बोलेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। अच्छा अच्छा, एक बात बोलिए, ये यहाँ लड़कियां लोग बैठी है ना, अगर कोई ऐसा बोलता है आप लोग को बुरा लगेगा? आप एक बार बोल दिया कि आइंदा नहीं सुनेंगे तुम्हारे मुंह से, सोच लेना, तो आप लड़का बोलेगा सॉरी अब उसे हम दोबारा नहीं बोलेंगे, आपको बुरा लगेगा? लेकिन आके बोलेंगे नहीं हम बोलबे करेंगे, तब ना बुरा लगेगा। तो सम्मान करना चाहिए कि नहीं? हाँ अब आवाज आ रहा है कि हाँ अब ठीक है, अब करना चाहिए।
चलिए इनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनेंगे, लिखते जाइएगा थोड़ा स्पीड में। लिखिए राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, समाज सुधार युग के पितामह, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक हो गया, समाज सुधार युग के पितामह, समाज सुधार युग के पितामह, समाज सुधार युग के पितामह कहा जाता है। इनका जन्म, इनका जन्म, इनका जन्म, इनका जन्म 22 मई 1772, इसका जन्म 22 मई 1772 को, इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था, बंगाल में हुआ था इनका जन्म, बंगाल के राधानगर में हुआ था, बंगाल के राधानगर में हुआ था। इसके बाद लिखना नहीं है, सुन लेना है सिर्फ। उनके पिता का नाम था रामाकांत राय और माता का नाम था तारा देवी। माता का नाम क्या था? तारा देवी, और पिता का नाम क्या था? रामाकांत राय। ठीक है, अगला लिखेगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, ये तो जानते ही होंगे, जिनको नहीं आइडिया होगा लिख लीजिएगा। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, पहले कितना बार बताए हुए हैं। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी, जब वो लंदन जा रहे थे पेंशन के लिए, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। दूसरा फिर पॉइंट है, इन्होंने कौन समाज? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828, ब्रह्म समाज का 1828 और आत्मीय सभा का 1814, 1814। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1814 और ऐसे देता है आपके बुक वगैरह में 1815, और ये दोनों दे दे तो आप बीपीएससी के स्टूडेंट मारना है 1814, ताकि आप केस कर पाइए जाके कोर्ट में, क्योंकि वो मांगती है एनसीईआरटी के बुक को, और एनसीईआरटी में लिखा 1814। बिपिन चंद्रा से लेकर अच्छे अच्छे बुक पढ़िएगा तो उसमें 1814 लिखा है, लेकिन और सब बुक में पढ़ेगा इधर उधर जो सड़क छाप बुक है उसमें देगा 1815। लेकिन बुरा बात और अच्छा बात दोनों मिला के ये है कि कुछ एग्जाम का आंसर भी देता है 1815, इसलिए थोड़ा समस्या आ जाता है कि बोर्ड कैसे दे देता है एग्जाम। और अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़पेपर में आया है कि 6 क्लास से ऊपर का जितना भी बच्चों का पढ़ाई होगा वो एनसीईआरटी पर आधारित होगा। ये अभी आया है, वो आज ही न्यूज में आया है, ऐसा हमको लगा है, पेपर कटिंग मेरे पास है, आज ही आया हुआ है, ठीक ना। तो एनसीईआरटी ऐसे भी, एससीईआरटी में बहुत सारा चीज ना आपको अलग देखने को मिलेगा जो हम महसूस किए हैं। एनसीईआरटी में हमको कुछ चीज एरर दिखा, एरर इसलिए क्योंकि हम उसको तुलना किए अच्छे राइटर से, तो हमको लगा कुछ चीज छूटा हुआ है, 2 4 5 जो है गड़बड़ है वहां। एनसीईआरटी में वो चीज बेहतर करके दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी में हम लोग तुलना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक मीडियम मध्यस्थ के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब आत्मीय सभा आएगा 1814 15 दोनों में धर्म संकट, बीपीएससी के स्टूडेंट ने मारना किसको है? तुरंत कोर्ट के पास जाके बोलना है कि एनसीईआरटी में अगर गलत है तो फिर ये क्यों। लेकिन आप जनरल कंपटीशन में तब 1815 मार दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ याद रखना 1814। जैसे झंडा समिति का अध्यक्ष कृपलानी मार दीजिए चलता है, लेकिन बीपीएससी यूपीएससी में राजेंद्र प्रसाद देना होगा, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में राजेंद्र प्रसाद का ही नाम मिलता है। चलिए फटाफट लिखिए। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828, आत्मीय सभा का 1814, ब्रैकेट में कह दीजिएगा एनसीईआरटी के अनुसार, और ऐसे 1815। अब दोनों में से एक विकल्प अगर चुनना हो तो बीपीएससी है तो मार सकते हैं उसमें। गौड़ीय व्याकरण लिखा था, लिखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंदर का क्वेश्चन है। गौड़ीय व्याकरण क्या होता है बताते हैं, पहले लिखिए गौड़ीय व्याकरण, गौड़ीय व्याकरण लिखे थे ये, गौड़ीय व्याकरण। कितने लोग नाम सुने थे? हाथ उठाइए, एक आध लोग ही सुने होंगे। गौड़ीय व्याकरण लिखा था, मतलब कि पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण लिखित पुस्तक है ये। गौड़ीय व्याकरण जो था बांग्ला में लिखा हुआ व्याकरण था वो, तो लिख लीजिएगा गौड़ीय व्याकरण लिखा था जो पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण, पहली पूर्ण
बांग्ला व्याकरण लिखित पुस्तक है। बांग्ला व्याकरण में लिखित पुस्तक जो पहला है वो है आपका कौन? गौड़ीय व्याकरण से लिखा हुआ। गौड़ीय व्याकरण का संबंध है किससे? राजा राम मोहन राय से। इसके अलावा देखिए उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, वो लिख लिया ना, लिख लीजिए पहले, पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण लिखित पुस्तक थी। हो गया क्या? पक्का? अब यहां से आपका मेन बीपीएससी का क्वेश्चन बनना शुरू होता है, एक्सेप्शनल रीजनिंग वाला क्वेश्चन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसमें पूछेगा तो लिखिएगा उन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, सॉरी जाति प्रथा भी है, तो उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, लिख लिया है, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, जातिवाद का विरोध किया। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विरोध किया और सपोर्ट किया, दोनों दिमाग में रखना है। इसका क्या किया? विरोध किया। सती प्रथा का भी विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया। अब उसके बाद अगला पॉइंट लिखेगा, ये सारा कुप्रथा था। शिक्षा, 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 महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया है ना, की वकालत की वकालत की, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। फिर अगला पॉइंट, उन्होंने अंग्रेजी कॉमा आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी, आधुनिक चिकित्सा, चिकित्सा मतलब जो मेडिकल ये होता है ना, और प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाया, और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाया। मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी उसको बोल सकते हैं आप, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी को, और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाया। इसके बाद लास्ट पॉइंट, लोकप्रिय बनाया हो गया ना, उसका लास्ट पॉइंट निधन, मृत्यु। डेट याद नहीं रखना है, इस भी थोड़ा सा मायने रखता है। 27 सितंबर 1833 को, 27 सितंबर 27 सितंबर 27 सितंबर 1833, 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में, 27 सितंबर 1833 को कहां पर? इंग्लैंड में। किसकी मृत्यु? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन? जाति प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, बाल विवाह का भी विरोध किया था। पक्का? चलिए, एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के गठन में कब जुड़े? 1967, 1967, 1867, 1867 होगा, सॉरी 1867। एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के गठन में कब जुड़े? 1967 में तो आजाद हो गया देश नहीं। अब इसमें पॉइंट लिख लीजिए, प्रार्थना समाज ये सब जितना भी है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आएगा। हमारे तत्कालीन समाज में जो दोष था, जो कुरीतियां थी, जो कुप्रथाएं था, उन सारे कुप्रथाओं को दूर करने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो लिखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना, चूंकि ये इसमें लिखा दिए इसलिए उसको हटा दे रहे हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में हुआ था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे, जिसको बोलते हैं एमजी रनाडे, आप शॉर्ट में एमजी रनाडे भी लिख सकते हैं। महादेव गोविंद रनाडे एक नाम है, एमजी रनाडे। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे, सब एकदम बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हो गया, कॉमा चंद्रा वर्कर, चंद्रा वर्कर, चंद्रा वर्कर द्वारा की गई थी। हाँ,
उसकी प्रेरणा से इन तीनों का था। अब तीनों में जो नाम आएगा, चूंकि बीपीएससी है, 3 देगा तो तीनों मानना होगा, नहीं तो देगा 1 से अधिक, फंस जाइएगा वहां, इसलिए वो लिखा दिए हैं। हाँ चंद्रावर, हाँ 1 से अधिक हो जाएगा, चंद्रावरकर द्वारा की गई थी, इसलिए तो ये लिखा दे रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, 1 से अधिक वाला ऑप्शन। अगर वो हटा दे तो मैक्सिमम स्टूडेंट मार के आ जाएगा। वो जब से लगा दिया ना, वो यूपीएससी से भी टफ कर दिया एक तरह से, और हर क्वेश्चन में लगा देता है, छाप देता है वैसे ही। तो गोविंद रनाडे हो गया, इसके आत्माराम पांडुरंग हो गए, और चंद्रावरकर। अब स्टूडेंट कहां तक जानता है कि आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बना था क्या, प्रार्थना समाज। दूसरा पॉइंट क्या जानता है, महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ज्यादा हो तो तीसरा पॉइंट जानता है कि आत्माराम पांडुरंग भी इसके साथ थे। तीसरा पॉइंट बहुत कम लोग जान रहा है, और यही क्वेश्चन देके बीपीएससी आपको क्या कर देगी, फंसा देगी। अब मारिए आंसर, उसमें 2-2 करके मिक्सअप कर देगा, तब आंसर होगा चंद्रावरकर भी, याद रखना चंद्रावरकर। क्या नाम बोले, किसके प्रेरणा से, किसके प्रेरणा से। अभी हम लोग कौन से समाज की बात कर रहे हैं, कौन सा समाज, कौन सा समाज, कौन सा समाज, और किसके सहयोग से, प्रेरणा सहयोग दोनों दे सकता है। आचार्य केशव चंद्र सेन, कहां पर हुआ था, कहां पर, कहां पर, कहां पर, कब हुआ था, 1800, 1800, 1800। कौन कौन थे इसमें, पहला नाम बोलिए, महादेव गोविंद, महादेव गोविंद, महादेव गोविंद, महादेव गोविंद, महादेव गोविंद, आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावरकर, 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 चंद्रावरकर थे, आत्माराम पांडुरंग थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, एमजी रनाडे भी थे, दोनों वही है। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे, लिख लीजिए। सबसे आगे लीडर करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था जी.आर. भंडारकर। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज से संबंधित कौन कौन थे, तो उसमें ये भी आ जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक लोगों में से कौन कौन थे, फिर उसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिखिए जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। जी.आर. भंडारकर, हाँ जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। उद्देश्य, प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध। उद्देश्य लिखते जाइए फटाफट, जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, जाति प्रथा का विरोध। दूसरा, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहित किया, आदि को बढ़ावा दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं, आदि को बढ़ावा दिया। जितना भी अच्छा अच्छा काम है ना वो कर रहा है। देखिए जाति प्रथा अच्छा है कि खराब, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, जाति प्रथा बहुत खराब है। एक ही जाति है, वो है मानव जाति। कौन जाति है, ट्रेन वगैरह में सफर कीजिएगा ना तो बहुत देखिएगा खराब स्थिति रहता है। जिसका रिजर्वेशन होता है ना, पहले आपसे नाम पूछता है, क्या नाम है, आप नाम बताए, उससे कास्ट नहीं पता चला तो पूछेगा बाबूजी का नाम क्या है। कास्ट पता करने का प्रयास करेगा टाइटिल से, और उसको टाइटिल जब तक नहीं मिलेगा तब तक पूछते रहेगा कुछ दादाजी का नाम क्या था। जब उसको टाइटिल मिल जाएगा लगेगा ठीक है कास्ट हमारा दुश्मनी नहीं है, अब अच्छे से बैठो ना, पैर उठा के बैठ लो। और जहां लगेगा दुश्मनी है तो बाबू थोड़ा आगे देख लो, हम अब सोने वाले हैं। होता है कि नहीं, ऐसा खतरनाक होता है, वो जातिवाद है। ऐसा चीज, ऐसे चीजों से हमेशा आप बनने वाले हैं बिहार के शिक्षक, बिहार के नहीं बल्कि एक इंसान के लाइफ में परिवर्तन का मार्ग लेकर आएंगे आप। क्योंकि एक बच्चा कल का कर्णधार होता है, उसका मोटिवेशन आप ही ना बनेंगे। और आप अगर जातिवाद भाषावाद करेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा चीज। तो कितने लोगों को लगता है कि जातिवाद खराब है, हाथ उठाइए। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, देखिए मुंह में कलम लिए हुए हैं। कितने लोगों को लगता है कि जातिवाद अच्छा है, हाथ उठाइए। आज जिनको लगे अच्छा है उसको आप ही लोग सबक सिखाइएगा। बाबू कौन जाति का है, तुम्हारा जाति का है कोई, चल निकल यहां से, मेरे बात को।
एक ही जाति होना चाहिए। कौन जाति? कोई पूछे तुम्हारा तो मानव जाति है, जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो प्रार्थना समाज में लिख ले, देखिए जातिवाद का क्या किया? विरोध। स्त्री पुरुष विवाह की आयु में क्या कर दिया? वृद्धि। विधवा विवाह किया, विधवा विवाह भी जरूरी है। स्त्री शिक्षा आदि को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। ये तो होना ही है। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह नहीं करिए सब लोग। कितना नंबर तक पहुंचे? 143। बहुजन समाज की स्थापना कांसीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 को। बहुजन समाज की स्थापना कांसीराम के द्वारा 14 अप्रैल 1984, 1984। 14 अप्रैल को और किसका जन्म दिवस है? कौन सा दिवस मनाते हैं? अंबेडकर जयंती। हाँ, समानता भी सही है। किसने बहुजन समाज की स्थापना की? कांसीराम के द्वारा 14 अप्रैल 1984 को। तो लिख लीजिएगा 14 अप्रैल। भीमराव अंबेडकर जयंती भी है। अंबेडकर जयंती। आर्टिकल 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हार्ट एंड सोल कहते कौन? बाबा अंबेडकर। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। सबके लिए बराबर समानता के अधिकार को लेकर आए थे कौन? भीमराव अंबेडकर। हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया ना? समय हो गया। आज भगा रहे हैं आप लोग, क्या बात है? गीतांजलि की रचना किसने की है? कल भी है क्लास ना आप लोग का? अभी जब तक छुट्टी है सारा क्लास, तो थोड़ा सा आज ठीक है, आज बोले नहीं थे। अगर कल भी क्लास है तो आप लोगों का छुट्टी जब तक है तब तक हम ये समय थोड़ा बढ़ाएंगे। हम 10-15 मिनट खींच देंगे आगे, ठीक है ना? क्योंकि ये मौका बार बार इसी समय लपेट लेना है सबको, ठीक ना? और आप लोगों के लिए हम सोच के रखे हैं, जो 2011 की जनगणना है, इंपोर्टेंट सेलेक्टेड डेट जो है, जैसे अभी प्रैक्टिस करवाए, वो सारा डेट एक बार में एक नजर में क्या करवा देंगे? रिवीजन करवा देंगे, ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा छोटा क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। गीतांजलि की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हीं पुस्तक के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। मिला था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? कितने लोग बता पाएंगे कौन कौन सा क्षेत्र है? हाथ उठाइए, बताइए। इतने लोग को पता नहीं है, आप हाथ उठाइए हैं। बोलिए, बैठ के बोलिए, सब लोग शांत रहिए। पांच हुआ। और कोई? और कोई बताएंगे? हाथ उठाइए जो बताने वाले हैं। हाँ, आप बोलिए, हल्ला नहीं करिए। साथ में कि नहीं बोलना है सर? या तो आप बोलिए या तो इनको बोलने दीजिए। और कोई बोलेंगे? हाँ बोलिए। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक ही ना है सर? और कोई? हाँ बोलिए आप। हाथ में लिखिए आप। हाँ, गड़बड़ फॉल्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं बोल पाएंगे। अच्छा आप लोग बताइए, हम जो बोल रहे हैं। देखिए ऊपर में क्या, देखिए तो, यहाँ देखिए, फिजिक्स में मिलता है। कुछ नहीं करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है ना, तो बायोलॉजी की जगह मेडिसिन बोल देना है। क्या बोल देना है? तो फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है। तो ये तीनों साइंस का सब्जेक्ट हो गया ना, कहानी खत्म। लिटरेचर में मिलता है, लिटरेचर बोले तो साहित्य, साहित्य में मिलता है। पीस में मिलता है, पीस मतलब शांति, मिलता है। और इकोनॉमिक्स में मिलता है। 1968 में इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दिया गया सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में कब जोड़ा गया? 1968। किसको? इकोनॉमिक्स को। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स,
यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। जैसे अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल पुरस्कार। किस चीज के लिए? कौन सा अर्थशास्त्र? कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमी के लिए अमर्त्य सेन को मिला था अधिकार। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए ना, कब मिला था इनको? 1913। सर आ गए हैं, छोड़ दें? अच्छा कोई बात नहीं, आज इतना ही रहने देते हैं, कल थोड़ा लंबा लेंगे क्लास। आज की सभा यहीं पर। आज मैच भी है। कौन जीतेगा मैच? कौन जीतेगा मैच? कौन जीतेगा मैच? चुपके से देखिएगा, कोई दूसरा नाम भी बोला होगा।